हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मूल अधिकार की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो ही अनुच्छेद हैं और इसमें दो अनुच्छेद को हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है और इसको जो है पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मूल अधिकार के हर 6 मूल अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है सभी मूल अधिकारों को पढ़ना जो है आवश्यक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के में जो है संविधान के अंतर्गत क्या दिया गया है, उसको थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश किया जाएगा कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यहाँ पे दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चूँकि संविधान में जो है अल्पसंख्यक शब्द को जो है परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ अल्पसंख्यक शब्द का तात्पर्य यहाँ पे दो आधार पर लिया जाता है, एक भाषा के आधार पर और एक जो है धार्मिक आधार पर। दो आधार पर लोगों को जो है अल्पसंख्यक में डिवाइड किया गया है। तो भाषा के आधार पर जो है अल्पसंख्यक माना जाता है और जो है धार्मिक आधार पर जो है अल्पसंख्यक माना जाता है। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक का तात्पर्य आप समझिए कि जो भाषा के आधार पे कम भाषा पे बोलने वाले जो लोग हैं उनके, और धार्मिक आधार पे कौन कौन से जो है संप्रदायों को मानने वाले सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हैं उनको अल्पसंख्यक जो है धार्मिक आधार पे और भाषा के आधार पे दो वर्गों में जो है डिवाइड करके यहाँ पे पढ़ा जाएगा, क्योंकि संविधान में जो है अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है उन्हीं दो आधारों पर लेकर हम चलेंगे। यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो यहाँ अनुच्छेद कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं भाषा के आधार पे या धार्मिक आधार पे, इनके हितों का संरक्षण होना चाहिए, या इनकी जो है सुरक्षा की गारंटी, या इनके हितों का संरक्षण या इनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। जैसे 29(1) में क्या कह रहा है? अनुच्छेद के 29(1) में क्या कहा गया है कि भारत में नागरिकों को किन्हीं वर्गों को, भारत के नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में 2 पॉइंट हैं, 29 का 1 और 29 का 2। तो उसमें कह रहा है अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे हो, इसके लिए नंबर 1 पॉइंट में कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो भाषा है, उनकी जो लिपि है, उनकी जो संस्कृति है, उसका संरक्षण करने का अधिकार उनको जो है संविधान देता है अनुच्छेद 29 के 1 के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे 29 का 2 भी कहता है, राज्य से वित्त प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं, राज्य से वित्त प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, यानी कि भाषा के आधार पर और धार्मिक आधार पे, उनके साथ राज्य के द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान की बात कर रहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थान है, उनमें जो है वो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव हो सकता है। उसी के लिए जो है संविधान में ये दिया गया है 29(2) का अनुच्छेद उनके हितों की रक्षा के लिए, कि उनके साथ जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं या धर्म या भाषा के आधार पे हैं, तो उनके साथ उनके जाति, उनका मूल वंश या उनके धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा। कौन संस्थाओं में? शैक्षणिक संस्थाओं में जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। वैसे तो निजी संस्थाओं में भी
नहीं होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो है उनके अधिकारों की रक्षा होना चाहिए, और कहीं से भी आते हों, कहीं के रहने वाले लोग हैं, उनको जो है उनके धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर जो है उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 29 के 1 और 2 में आप समझ रहे हैं कि पहले तो उनके जो है भाषाओं में, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, बहुत कम लोग होंगे जो उनकी धरोहर होती है, उनकी संस्कृति जो होती है वो धीरे धीरे जो है, अगर बहुसंख्यक वर्ग के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, उनके अधिकारों को दबाया जाएगा, तो अल्पसंख्यक लोग की जो संस्कृति है, कल्चर है, उनका पहनावा है, उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी हों, तो उनके भी जो पहनावा हो, संस्कृति हो, उनका कल्चर हो, उसको बचाकर जो है धरोहर के रूप में रखा जाए। एक तरह से समझिए कि ये अनुच्छेद जो है उसका संरक्षण करता है अल्पसंख्यक वर्गों की जो कला और संस्कृति, उनकी जो है, और उनकी जो भाषा का, उनकी लिपि का, उनकी जो है सुरक्षा करता है या उनका संरक्षण करता है। तो वही कह रहा है, भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है। उनके धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा किसी भी शैक्षिक संस्थान में जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग का तात्पर्य हम पहले ही बता दिए हैं कि जो भाषा के आधार पर है या धार्मिक आधार पर है, दो ही वर्ग आधार पर जो है यहाँ अल्पसंख्यक जो है माना गया है। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है, इसमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने लिए, अपने अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अपना जो लिपि है, भाषा है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा कर सकते हैं। यानी कि जो है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, यानी कि जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो भी जो है शैक्षिक संस्थानों की जो है स्थापना कर सकते हैं, अपनी लिपि, अपना संस्कृति, अपना कल्चर का बढ़ावा कर सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो है उनको जो अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है कि उनको जो है अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने का और प्रशासन करने का जो है अधिकार मिला हुआ है। तो उसी को 2 पॉइंट में बताया गया है, अनुच्छेद 30 का 1 और अनुच्छेद 30 के 2 में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 30 का 1 क्या कह रहा है। यहाँ पे अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है कि भारत में सभी अल्पसंख्यकों भाषाई एवं धार्मिक को अपने रुचि की शैक्षणिक स्थापना, संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार है। वही जो हमने अभी आपको बताया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जो है अपनी जो है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने का और प्रशासन करने का जो है उनको जो है अधिकार दिया गया है, उनको प्रबंधन करने का अधिकार है, ताकि जो है अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए जो है स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थानों को बना सके, उस पर जो है अधिक प्रशासन कर सके, उनका अपना जो है बढ़ावा कर सके। 30 के 2 में पॉइंट कहा गया है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान देने से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। मतलब यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो है शैक्षणिक संस्था की जो स्थापना की गई है, तो सरकार के द्वारा जो है कोई अनुदान अगर दिया जा रहा है, कोई राशि दी जा रही है बढ़ावा देने के लिए उनको, तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये संस्थान तो जो है अल्पसंख्यक का संस्थान है, हम इसमें जो है सरकार के द्वारा जो है हम इनको अनुदान नहीं देंगे। तो सरकार जो है ऐसा कार्य जो है नहीं करेगी। ऐसे संस्थानों को जो है अनुदान मिलना चाहिए और ऐसे संस्थानों को जो है अनुदान मिलता भी है। ये संविधान जो है ताकत देता है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जो भाषा और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो है उनके हितों का संरक्षण है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल भाषा में, और जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिकार जितने हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने, प्रशासन करने का अधिकार, इसको जो है आसान भाषा में आप जो है समझ सकते हैं।